अगली हमारी विधि है सूत्र विधि। पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित है। सागर में गागर भरना, थोड़े में बहुत छूत कहना। प्राचीन विधि है सूत्र विधि। व्याकरण शिक्षण की विधि है, मूलतः संस्कृत शिक्षण की विधि है। इसमें सूत्र रटाए जाते हैं अर्थात बालक बिना किसी तर्क के पाठ्यक्रम याद करता है। अमनोवैज्ञानिक है सूत्र विधि। समय कम, स्मरण का विकास और उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। कौन सी सूत्र विधि? पाठ्य पुस्तक विधि अंग्रेजी शिक्षण में ली गई है। प्रयोगकर्ता डॉक्टर वेस्ट। पाठ्यपुस्तक यदि पुरानी हो जाती है इसका मतलब वेस्ट हो जाती है। पाठ्यपुस्तक विधि वेस्ट अंग्रेजी शिक्षण में ली गई है। इसमें पाठ्यपुस्तक में लिखी सामग्री को रटाया जाता है। इसे सुग्गा प्रणाली कहते हैं। पाठ्यपुस्तक विधि सुग्गा प्रणाली रटने पर बल दिया जाता है, इसलिए तुम पढ़ विधि भी कहते हैं। अमनोवैज्ञानिक विधि है। दल शिक्षण प्रतिपादक फ्रीमैन। दल शिक्षण का प्रतिपादक फ्रीमैन। दल अर्थात समूह। शुरुआत हार्वर्ड विश्वविद्यालय। दल हावी व जगह बनावे। सब मत हावी है, इसका मतलब उन्होंने दल बना लिया। हावी यानी हार्वर्ड विश्वविद्यालय। दल शिक्षण अमेरिका, मिशिगन और हार्वर्ड अवधारणा दी गई 1955। सिद्धांत सहकारिता का। ध्येय वाक्य एक सब के लिए, सब एक के लिए। दल शिक्षण में एक प्रकरण पर दो शिक्षक छात्रों के विशिष्ट समूह को अध्यापन करवाते हैं। एक साथ दो या दो से अधिक शिक्षक शिक्षण करवाते हैं, इसे दल शिक्षण कहते हैं। दल शिक्षण में दो शिक्षकों का चयन इसलिए किया जाता है, प्रत्येक शिक्षक की प्रस्तुति की शैली भिन्न होती है। दल शिक्षण में ऐसे शिक्षक को देता चुना जाता है जिसमें विषय की योग्यता, शिक्षण को संगठित करने की क्षमता तथा विद्यार्थियों के व्यवहार को जानकर सटीक मूल्यांकन की योग्यता हो। दल शिक्षण के दो उद्देश्य हैं। शिक्षक की शिक्षण क्षमता का अधिकतम प्रयोग करना, शिक्षा के स्तर में सुधार करना। शिक्षक की क्षमता है उसका अधिकतम प्रयोग करना और शिक्षा के स्तर में सुधार करना। दल शिक्षण के सिद्धांत। पाठ चयन व प्रकरण निर्धारण का सिद्धांत। शिक्षक जिम्मेदारी का सिद्धांत। छात्र संख्या का सिद्धांत। समय अवधि का सिद्धांत। सहायक सामग्री का सिद्धांत। अनुशासन का सिद्धांत। उद्देश्य का सिद्धांत। मूल्यांकन। पाठ चयन, प्रकरण निर्धारण, शिक्षक जिम्मेदारी, छात्र संख्या, समय अवधि, सहायक सामग्री, अनुशासन, उद्देश्यता और मूल्यांकन। ये दल शिक्षण के सिद्धांत है। कितने? 8। दल शिक्षण अध्यापक छात्रों में आपसी समन्वय बढ़ाता है। दो या दो से अधिक शिक्षक एक साथ छात्रों को पढ़ाते हैं। व्याख्यान विधि भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्राचीन विधि। भाषा शिक्षण में प्रयुक्त सर्वाधिक होने वाली विधि। व्याख्यान विधि में एक शिक्षक किसी प्रकरण पर बोलकर विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। पाठ की भूमिका बनाने हेतु उपयोगी है। कौन सी व्याख्यान विधि? कम समय में अधिक छात्रों को पढ़ाने हेतु उपयोगी है। जीवनी आत्मकथा व्याख्यान में प्रयुक्त होती है। एक व्याख्यान प्रस्तुत करते समय शिक्षक को बैठकर या एक जगह खड़े रह के व्याख्यान प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, मतलब घूमते रहना चाहिए। व्याख्यान प्रस्तुत करते समय बालक की सक्रियता हेतु बोध प्रश्न पूछे जाएं। विधि की सफलता हेतु समीक्षा, तुलना या व्यास पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। दोष सबसे नीरस विधि भाषा शिक्षण की नीरस विधि। अतार्किक विधि, अमनोवैज्ञानिक विधि। कौन सी है? व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि सबसे नीरस, भाषा शिक्षण की नीरस विधि, अतार्किक विधि, अमनोवैज्ञानिक विधि। समवाय विधि या सहयोगी विधि हर्बर्ट। पाठ योजना भी हर्बर्ट की और समवाय या सहयोग विधि भी हर्बर्ट की। प्रस्तुतकर्ता हर्बर्ट। समवाय करते 7 का भाव। जब किसी प्रश्न को पढ़ाते हुए, प्रकरण को पढ़ाते या सिखाते हुए आवश्यकता के अनुसार दूसरा प्रकरण जोड़कर पढ़ाया जाता है, उसे समवाय या सहयोग विधि कहते हैं। सहयोग विधि या समवाय विधि हर्बर्ट की। भाषा सशर्त विधि एक समवाय प्रणाली है। समवाय 2 प्रकार की होती है, लंबवत समवाय और क्षैतिज समवाय। लंबीय समवाय, क्षैतिज समवाय। लंबीय समवाय में एक ही विषय को पढ़ाते समय उसी विषय का कोई प्रकरण जोड़ना, सिखाना। भाषा सशर्त विधि लंबीय समवाय का श्रेष्ठ उदाहरण है। क्षैतिज समवाय एक विषय को पढ़ाते समय आवश्यकता अनुसार किसी अन्य विषय को जोड़ देना, हिंदी के साथ इतिहास जोड़ के दिखाना। लंबीय शिक्षण में क्या होता है?
हिंदी पढ़ाते समय यदि संधि पढ़ा रहा है तो उसके साथ में समास लेना लंबी शिक्षण कहलाता है। जबकि साहित्य शिक्षण में क्या होता है, हिंदी पढ़ा रहे हैं और इसमें इतिहास की बातें जोड़ के बताना, ये साहित्य शिक्षण है। लंबी है यानी पास पास में, सहतीज मतलब एक दूसरे से दूसरे को साथ में लिया जा सकता है। समवाय के सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत हर्बर्ट का, सहसंबंध या सहयोगी सिद्धांत हर्बर्ट का। सामंजस्यीकरण का सिद्धांत किलपैट्रिक डीवी का। जीवन केंद्रण का सिद्धांत फ्रोबेल का। जीता कौन है, फ्रोबेल है। समवाय, समवाय हमारे गांधी जी सबके साथ चलते हैं, समवाय गांधी जी। सामंजस्य कौन करते हैं, किलपैट्रिक व डीवी। सहसंबंध कौन करता है, हर्बर्ट। जीवन केंद्रण फ्रोबेल, समवाय गांधी जी। पर्यवेक्षित अध्ययन प्रवर्तक डेजी मॉरविल। स्वाध्याय की विधि है कौन सी, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। ये प्रणाली एच.सी. मॉरिसन के अवबोध बोध के स्तर पर कार्य करती है। पर्यवेक्षित अध्ययन से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से जिसके द्वारा छात्र एक कुशल शिक्षक के निर्देशन में विषय का स्वाध्याय करते हैं तथा उसे समझने का प्रयास करते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में शिक्षक एक पर्यवेक्षित की भूमिका में होता है। पर्यवेक्षित अध्ययन से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा छात्र कुशल शिक्षक के निर्देशन में विषय का स्वाध्याय करते हैं तथा उसे समझने का प्रयास करते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में शिक्षक का पर्यवेक्षक के रूप में भूमिका होती है। शिक्षक केवल पर्यवेक्षक का कार्य करता है। बाइनिंग एवं बाइनिंग के अनुसार मेज या दराज के चारों तरफ बैठकर छात्रों का एक समूह कुशल शिक्षक के निर्देशन में स्वाध्याय करता है, यही पर्यवेक्षित है। और यदि मेज न हो तो भी ऐसे ही गोल लाइन में या हमेशा बैठे वैसे ही बैठा सकते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की उत्तम विधि। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की उत्तम विधि है। हमेशा मौन वाचन होता है किसमें, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में। निरीक्षण अवलोकन का समन्वित रूप, निरीक्षण या अवलोकन का समन्वित रूप निरीक्षण है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में सिम्पसन ने 90 मिनट की द्विकाल खंड 2 कालांश योजना दी है, जिसके अंतर्गत 25 मिनट पाठ समीक्षा के, उसके बाद 25 मिनट स्वाध्याय, 5 मिनट शारीरिक व्यायाम, अंतिम 35 मिनट निर्धारित कार्यों का पर्यवेक्षित अध्ययन किया जाता है। 25 मिनट में पाठ की समीक्षा किसने दी, 90 मिनट योजना सिम्पसन ने दी। 25 मिनट पाठ समीक्षा, 25 मिनट स्वाध्याय, 5 मिनट व्यायाम, 35 मिनट निर्धारित कार्य द्वारा पर्यवेक्षित अध्ययन। विधि का प्रयोग पिछड़े बालकों के लिए श्रेष्ठ है। व्याकरण अनुवाद विधि यह भंडारकर विधि संस्कृत शिक्षण विधि है। प्रवर्तक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। उद्देश्य नई भाषा का ज्ञान करवाना, नई भाषा का ज्ञान करवाना। व्याकरण अनुवाद विधि है भाषा शिक्षण, भंडारकर विधि। मातृभाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित एवं संगत विधि अनुकरण विधि। व्याकरण अनुवाद विधि में मातृभाषा को आधार बनाते हुए नई भाषा का ज्ञान होते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि के 2 प्रकार हैं, व्याकरण और अनुवाद। इसके 2 तत्व हैं, एक तो व्याकरण, एक अनुवाद। व्याकरण अनुवाद विधि में सिखाई जाने वाली भाषा का व्याकरण रटाया जाता है, उसके बाद उसका मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है। इस विधि में पठन लेखन के अवसर मिलते हैं। विधि में अवैज्ञानिक है क्योंकि रटने पर बल दिया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि में रटने पर बल दिया जाता है, अवैज्ञानिक विधि है। द्विभाषी विधि डॉडसन। व्याकरण अनुवाद विधि प्रत्यक्ष विधि के मध्य सेतु का कार्य करती है। व्याकरण अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि के मध्य सेतु का कार्य कौन सी करती है, द्विभाषी विधि। प्रवर्तक डॉडसन। उद्देश्य लक्ष्य भाषा का ज्ञान करवाना। इसमें आवश्यक शब्दों का दूसरी भाषा में अनुवाद करके सिखाया जाता है। श्रवण एवं मौखिक के अवसर मिलते हैं। श्रवण एवं बोलने के, सुनने और बोलने के अवसर मिलते हैं द्विभाषी विधि में। सामान्य विद्यालय के सामान्य शिक्षकों के लिए उपयोगी है। HN और L के अनुसार भारतीय परिस्थितियों में ये विधि सर्वाधिक उपयोगी विधि है। प्रोफेसर HN L के अनुसार भारतीयों के लिए सर्वाधिक उपयोगी कौन सी, द्विभाषा। व्यक्तिरेख विधि भोलानाथ तिवारी के अनुसार
द्वितीय शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है कौन सी? व्यक्तिरेख विधि। किसके अनुसार? भोलाराम तीनों के अनुसार। व्यक्तिरेख शब्द का अर्थ है अंतर। उद्देश्य दूसरी भाषा का ज्ञान करवाना। इस विधि में दो भाषाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए उनकी समानताएं और भिन्नताओं को जोड़कर सिखाया जाता है। प्रत्येक विधि को प्राकृतिक समार्थ निर्बाध विधि कहते हैं। प्राकृतिक विधि, समार्थ विधि, निर्बाध विधि। भाषा शिक्षण यंत्र विधि। 3 अनुभाग होते हैं: श्रवण, निरीक्षण और परामर्शदाता। भाषा शिक्षण विधि का प्रयोग कक्षा में पाठ से पिछड़े बालकों के लिए किया जाता है। भाषा शिक्षण यंत्र विधि का प्रयोग पिछड़े बालकों के लिए भाषा शिक्षण में श्रवण प्लस मौखिक पक्ष मजबूत होता है। इस विधि में 4 यंत्रों और साधनों की आवश्यकता होती है। भाषा शिक्षण यंत्र विधि में ऐसे बालकों को कक्षा से जोड़ा जाता है जो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण पीछे रह जाते हैं। भाषा शिक्षण यंत्र विधि में पिछड़े बालकों को लिया जाता है। इसमें अध्यापक का आदर्श पाठ रिकॉर्ड करके छात्रों को अभ्यास हेतु दिया जाता है, बार बार पढ़ाया जाता है। बालक कक्षा के बाहर कक्षा जैसा वातावरण प्राप्त करता है। इस विधि में श्रवण के अधिकतम 16 प्रकोष्ठ होते हैं। भाषा शिक्षण यंत्र विधि में श्रवण के कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 16 प्रकोष्ठ। सफलता हेतु टेप रिकॉर्डर, कैसेट, सहायक पाठ्यपुस्तक, चित्र जैसी सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। यह विधि श्रवण तथा मौखिक पक्ष पर बल देती है। कौन सी? भाषा शिक्षण यंत्र विधि पिछड़े बालकों के लिए और श्रवण के 16 प्रकोष्ठ होते हैं। भाषा प्रयोगशाला शिक्षण सहायक सामग्री के लिए डिडक्टिव रूपरेखा का निर्माण। मॉन्टेसरी शिक्षण सहायक सामग्री के लिए डिडक्टिव रूपरेखा का निर्माण मारिया मॉन्टेसरी ने किया। भाषा प्रयोगशाला विधि प्रवर्तक लॉरेंस स्टालुरो, विलियम जेम्स एवं एडिसन। भाषा प्रयोगशाला विधि उच्चारण अभ्यास की विधि है। इस विधि में बालक अपनी भाषा को प्रत्यक्ष सुनते हुए उच्चारण दोषों को दूर करता है। भाषा प्रयोगशाला विधि में उच्चारण दोषों को दूर किया जाता है। उच्चारण अभ्यास की विधि है। लॉरेंस स्टालुरो, विलियम जेम्स और एडिसन। भाषा प्रयोगशाला विधि एक आदर्श पाठ के उपरांत शिक्षक द्वारा जब उच्चारण अभ्यास करवाया जाता है तो बालक उच्चारण संबंधी जो त्रुटियां करता है उनको दूर करने के लिए भाषा प्रयोगशाला में माइक या शीर्ष यंत्र की सुविधा ली जाती है। इस विधि में बोलने व सुनने की गति को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। स्पीड दोहरी कर सको या स्पीड आधी कर सको। कौन सी? भाषा प्रयोगशाला में यह विधि सुनने और बोलने के अवसर देती है। रुचिपूर्ण विषय को अपने पसंदीदा समय में पढ़ने का अवसर देती है। और आप सुबह शाम, जैसे सुबह गणित पढ़ना मन करे तो सुबह गणित पढ़ सकते हैं, शाम को हिंदी पढ़ने का मन करे तो शाम को हिंदी पढ़ सकते हैं। कठोर समयबद्ध प्रणाली से मुक्त है। कौन सी विधि? भाषा प्रयोगशाला। निश्चित अवधि में निश्चित पाठ्यक्रम पूरा करना होता है। डॉल्टन विधि। डॉल्टन मतलब डॉल्टन तो आवर ही तो ठेको लगे। डॉल्टन विधि के प्रवर्तक पारकास्ट है। 1913 अमेरिका में डॉल्टन नामक स्थान पर अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स विश्वविद्यालय में शोध कार्य। डॉल्टन पारकास्ट, मैसेच्यूसेट्स विश्वविद्यालय। डॉल्टन विधि मैसेच्यूसेट्स। डॉल्टन विधि का प्रयोग 8 वर्ष से अधिक आयु वाले बालकों के लिए किया जाता है। यह प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा या व्यक्तिगत शिक्षा या स्वाध्याय पर बल शैक्षिक प्रगति की स्वतंत्र विधि। इस विधि को 4 भागों में बांटा गया है। कौन सी? डॉल्टन विधि, पारकास्ट की और मैसेच्यूसेट्स बोर्ड अमेरिका द्वारा शोध कार्य किया गया। बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था। डॉल्टन विधि का प्रयोग 8 वर्ष से अधिक आयु के बालकों के लिए किया जाता है। यह प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा और व्यक्तिगत शिक्षा या स्वाध्याय पर बल व शैक्षिक प्रगति की स्वतंत्र विधि। 4 भाग है। ठेका पद्धति। संपूर्ण पाठ्यक्रम को 10 भागों में 10 माह के लिए विभाजित किया जाता है। डॉल्टन किशोर बालकों डॉल्टन विधि किशोर बालकों के लिए, ठीक है। 8 वर्ष से अधिक है, इसका मतलब किशोरों को काम आएगी।
कार्य माह के अंत में पूरा किया जाता है जिसे कंट्रैक्ट कार्य माह के अंत में पूरा किया जाता है जिसे कंट्रैक्ट कहते हैं। निर्दिष्ट पाठ्यक्रम को साप्ताहिक कार्यों के हिसाब से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। इकाई पाठ के अंतर्गत 5 दिन की कार्यप्रणाली तय होती है। भाषा प्रयोगशाला इकाई विभाजन के उपरांत भूगोल, इतिहास, विज्ञान जैसे विषयों को चित्र, चार्ट तथा प्रयोग के माध्यम से सिखाया जाता है। निर्देशित पाठ्यक्रम को साप्ताहिक कार्यों के हिसाब से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। इकाई के अंतर्गत 5 दिनों की कार्यप्रणाली होती है। भाषा प्रयोगशाला इकाई विभाजन के उपरांत भूगोल, इतिहास, विज्ञान जैसे विषयों को चित्र, चार्ट या प्रयोग के माध्यम से सिखाया जाता है। इकाई विधि मॉरिसन की वर्तमान समय में महत्वपूर्ण विधि है। कौन सी इकाई विधि? इकाई विधि में विषय वस्तु को आवश्यकता अनुसार कई इकाइयों में विभाजित करके आवश्यकता अनुसार शिक्षण कार्य करवाया जाता है। इसके सोपान है इकाई विधि के अनुसंधान, प्रस्तुतिकरण, क्रियान्वयन, कथन। अनुसंधान, प्रस्तुतिकरण, क्रियान्वयन, कथन। इकाई विधि मॉरिसन की सोपान है अनुसंधान प्रस्तुत करना, क्रियान्वयन करना, कथन करना। अनुसंधान प्रस्तुत करना, क्रियान्वयन करना, कथन करना। बेसिक शिक्षा विधि प्रवर्तक महात्मा गांधी। उद्देश्य मातृभाषा के माध्यम से बेसिक शिक्षण विधि या बेसिक शिक्षा विधि प्रवर्तक गांधी जी। उद्देश्य मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। ग्रामीण बच्चे अधिक रुचि लेते हैं बेसिक शिक्षा विधि में। भारत में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण पंडित देवीदत्त ने किया। ये क्वेश्चन अभी आया है रेट में। विनेट का विधि कॉर्लटन बॉसबॉर्न। विनेट का विधि की शुरुआत अमेरिका से हुई है। प्राथमिक स्तर पर उपयोगी कौन सी विनेट विधि? शिक्षक मार्गदर्शन होता है, बच्चों को प्रोत्साहित करता है। कार्य को छोटे छोटे इकाई में विभाजित किया जाता है। छात्र स्व मूल्यांकन से सीखता है। खेल विधि प्रवर्तक हेनरी कोल्डवेल कुक। पुस्तक द प्ले ऑफ वे। खेल विधि प्रवर्तक कोल्डवेल कुक। पुस्तक प्ले ऑफ वे। डैक्रोली विधि मानसिक या विमंदित बालकों के लिए उपयोगी है। सुबह भाषा तथा शाम को संगीत की शिक्षा प्रदान की जाती है। वाचन एक कला है, यह ज्ञानार्जन की कुंजी है। यदुनाथ चतुर्वेदी क्या है? चतुर्वेदी नजर आ रहा है। वाचन एक कला है, यह ज्ञानार्जन की कुंजी है चतुर्वेदी के अनुसार। शिक्षण के स्तर एवं उपागम। स्मृति स्तर हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी, रटने पर बल देता है। स्मृति स्तर बोध स्तर मॉरिसन। शिक्षण के 3 स्तर है, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। बोध स्तर में मॉरिसन द्वारा प्रतिपादित माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी। बोध स्तर बालकों में समझ विकसित करता है। चिंतन स्तर हंट द्वारा विकसित है, उच्च कक्षाओं के लिए तार्किक क्षमता विकास करता है। हर्बर्टी उपागम प्रवर्तक J.F. हर्बर्ट। ये प्रणाली स्मृति स्तर पर छोटी कक्षाओं में प्रयुक्त, रटने पर बल, मनोवैज्ञानिक, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है हर्बर्टी द्वारा। स्पष्टता संबंध व्यवस्था विधि ये तो दिया था हर्बर्ट ने, किंतु इसके शिष्य जिल्लर द्वारा प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण तुलना सामान्यीकरण प्रयोग। स्पष्टता संबंध व्यवस्था विधि, प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण तुलना सामान्यीकरण प्रयोग। ये शिक्षक की भूलों को कम करती है। कौन सी? हर्बर्ट उपागम। एनसीईआरटी उपागम अदा प्रक्रिया पदा। अदा में शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करना, प्रक्रिया उद्देश्य की प्राप्ति, तो छात्र शिक्षक सक्रिय होता है। प्रदा मूल्यांकन, छात्र के व्यवहार में हुए परिवर्तन, अधिगम। इकाई उपागम अवबोध स्तर पर काम करता है। प्रवर्तक H.C. मॉरिसन 1920। इकाई उपागम पूर्ण कार्य के सिद्धांत पर
काम करता है। इकाई को छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता है। मॉरिसन के अनुसार इकाई वातावरण, संगठित विज्ञान, कला या आचरण का महत्वपूर्ण व व्यापक अंग है, जिसे सीखने के फलस्वरूप व्यक्तिगत में सामंजस्य आता है। एनसीईआरटी के अनुसार इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को समवेत रूप में ज्ञान देती है। एनसीईआरटी कहती है इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को समवेत रूप से ज्ञान देती है। थॉमस रिक्स के अनुसार इकाई किसी समस्या या योजना या सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता को प्रकट करती है। रिक्स ने इकाई के 3 प्रकार बताए: प्रस्तावना, विकास और पूर्ति। रिक्स ने इकाई के 3 प्रकार: प्रस्तावना, विकास, पूर्ति। मॉरिसन ने इकाई को 5 भागों में बांटा है: अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, सुव्यवस्था और अभिव्यक्तिकरण। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, सुव्यवस्थीकरण, अभिव्यक्तिकरण। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, सुव्यवस्थीकरण, अभिव्यक्तिकरण। मॉरिसन ने 5 प्रकार बताए, रिक्स ने 3 प्रकार बताए। इकाई विधि किसी भी पाठ को छोटे छोटे भागों में विभक्त करते हुए सिखाती है। बालक विषय वस्तु को जल्दी ग्रहण करते हैं। यह स्वाध्याय विकसित करने की विधि है। इकाई योजना को तैयार करते हुए बालक की आवश्यकता व रुचि को ध्यान में रखा जाता है। इकाई उपागम के दोष: सीखने में अधिक समय, क्योंकि एक ही इकाई को पूरा करने के लिए कई विधियों की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात इकाई में अंतःक्रमिकता का अभाव है। ब्लूम उपागम: मूल्यांकन: जिन उद्देश्यों को हमने निर्धारित किया है उनकी प्राप्ति किस स्तर पर हुई है, इस बात की जानकारी लेना ही मूल्यांकन है। उद्देश्यों का निर्धारण, अधिगम, अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन। उद्देश्यों का निर्धारण, सीखने का अनुभव प्रदान करना और व्यवहार में परिवर्तन, यह अधिगम और मूल्यांकन। उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन। उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, व्यवहार में परिवर्तन। उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, सीखने का अनुभव। सूक्ष्म शिक्षण: सूक्ष्म शिक्षण अर्थात लघु पाठ जनक एलन। सूक्ष्म शिक्षण का जनक है एलन, 1963 में। सहयोगी एचिसन, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। भारत में सूत्रपात डी तिवारी, 1967 में। विश्व में एलन, सहयोगी एचिसन। भारत में डी तिवारी, 1967। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्र को शिक्षण के कौशल विकसित करना। सूक्ष्म शिक्षण में 5 से 7 छात्रों के समूह को 5 से 7 मिनट की समयावधि में कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण किस लिए लिया? छात्र अध्यापक के लिए। एक समय में एक ही कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण की समयावधि 36 मिनट। एलन के अनुसार 45, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। और उल्सर के अनुसार 60 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण में 7 कौशल विकसित किए जाते हैं: प्रस्तावना, सहजपूर्ण प्रश्न, खोजपूर्ण कौशल, उद्दीपन, व्याख्या, पुनर्बलन और संपट कौशल। संपट, पुनर्बलन, व्याख्या, उद्दीपन मतलब प्रदर्शन, खोजपूर्ण प्रश्न और सहज प्रश्न। प्रस्तावना कौशल: प्रस्तावना कौशल पाठ का पूर्व ज्ञान करते हुए नए ज्ञान से जोड़ना पाठ की भूमिका है। सूक्ष्म शिक्षण में 7 कौशल विकसित किया जाते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रस्तावना कौशल होता है। एक अध्यापक में 7 कौशल होने आवश्यक है। सबसे पहला है प्रस्तावना कौशल, उसके बाद में सहज पूर्ण प्रश्न कौशल, पाठ में बालकों को सक्रिय करना है तो बोध प्रश्न पूछना। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, कल्पना शक्ति को विकसित करने में रचनात्मक प्रश्न पूछना। प्रदर्शन कौशल, सहायक सामग्री का प्रयोग। व्याख्या कौशल, पाठ को तुलनात्मक उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत करना। पुनर्बलन कौशल, प्रतिपुष्टि का प्रयोग। और संपट कौशल, समय समय पर कठिन शब्द लिखना, पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु लिखवाना। एक अध्यापक के लिए 7 कौशल आवश्यक है, जिसमें संपट कौशल, पुनर्बलन, व्याख्या, प्रदर्शन, खोजपूर्ण, प्रस्तावना और सहजपूर्ण प्रश्न। 2 तो ऊपर हो गए, 5 नीचे। प्रस्तावना, सहजपूर्ण प्रश्न कौशल 2 ऊपर हो गए। खोज करना, प्रदर्शन, व्याख्या, पुनर्बलन अलग अलग याद कर दें। खोज करके प्रदर्शन कर दो।
खोज करना, प्रदर्शन करना। 2 ऊपर हो गए, प्रस्तावना और सहजपूर्ण प्रश्न, ये 2 हो गए। खोजपूर्ण और प्रदर्शन या उद्दीपन। व्याख्या, पुनर्बलन, श्यामपट। व्याख्या, पुनर्बलन, श्यामपट। व्याख्या, पुनर्बलन, श्यामपट। सूक्ष्म शिक्षण के पद। पाठ योजना, शिक्षण कार्य, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण कार्य, पुनः प्रतिपुष्टि। पाठ योजना, शिक्षण कार्य, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण कार्य, पुनः प्रतिपुष्टि। पाठ योजना, शिक्षण कार्य, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण कार्य, पुनः प्रतिपुष्टि। 6 चरण होते हैं इसके सूक्ष्म शिक्षण के। 6 चरण, 7 कौशल। सबसे पहले शिक्षण कार्य 6 मिनट का, उसके बाद में प्रतिपुष्टि। सबसे पहले पाठ योजना बना दी थी, वो तो फ्री में बनाई। फिर शिक्षण कार्य किया 6 मिनट में। 6 मिनट में प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना 12 मिनट में, पुनः शिक्षण 6 मिनट में और पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट में। मतलब दूसरी बार पाठ योजना बनाई जाती है तो 12 मिनट लगते हैं। 36 मिनट में पूरा कार्य किया जाता है। एलन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय 45 मिनट। पाठ योजना का निर्माण, सूक्ष्म पाठ मूल्यांकन, पाठ योजना, सूक्ष्म पाठ मूल्यांकन, पुनः पाठ योजना, सूक्ष्म पाठ मूल्यांकन, पाठ योजना, सूक्ष्म पाठ मूल्यांकन, पाठ योजना, सूक्ष्म पाठ मूल्यांकन, पुनः पाठ योजना, सूक्ष्म पाठ और मूल्यांकन, पुनः पाठ। सबसे पहले पाठ योजना का निर्माण हो गया, उसके बाद में सूक्ष्म पाठ 5 मिनट का, मूल्यांकन 10 मिनट का, पाठ योजना पुनः 15 मिनट की, पुनः सूक्ष्म पाठ 5 मिनट का, पुनः मूल्यांकन 10 मिनट में। पाठ योजना हर्बट, जे.एफ. हर्बट द्वारा। पाठ योजना का उद्देश्य शिक्षण को सरल, सुगम व रचनात्मक बनाना। पाठ योजना के 3 भाग है। वार्षिक पाठ योजना, इकाई पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना। वार्षिक पाठ योजना 10 भागों में विभक्त होती है। इकाई योजना 5 पदों या 4 भागों में विभक्त होती है। डेविस, कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को पाठ की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक की प्रगति में कोई भी चीज़ इतनी बाधा उत्पन्न नहीं करती है जितनी पाठ को लेकर उसकी अधूरी तैयारी बाधा उत्पन्न करती है। डेविस के अनुसार अधूरी तैयारी। डेविस। मॉरिसन, पाठ योजना एक महान कार्य है तथा उत्तम शिक्षण में योगदान देती है, यही शिक्षण को उत्तम बनाती है। मॉरिसन कहता है पाठ योजना शिक्षण को उत्तम बनाती है, तो हम भाई पाठ योजना बना लेंगे और तो हम क्या करें भाई, क्यों खोपड़ी खराब कर रहे हैं। दैनिक पाठ योजना के प्रारूप। दैनिक पाठ योजना, क्रम संख्या, छात्र, अध्यापक, दिनांक, विद्यालय, कक्षा, विभाग, कालांश, विषय, उप विषय। विषय एंड सब्जेक्ट, उप विषय मतलब पाठ का नाम। उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, प्रस्तावना, विकासात्मक प्रश्न, उद्देश्यगत प्रश्न, प्रस्तुतिकरण, आदर्श पाठ, अनुकरण पाठ, उच्चारण अभ्यास, कठिन शब्दों का निवारण, मौन वाचन, विचार विश्लेषण प्रश्न, चांपट कार्य, पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन कार्य, गृह कार्य। 16 भाग है इसके। किसके? पाठ योजना के। पाठ योजना, दैनिक पाठ, उद्देश्य, सामान्य विशिष्ट, पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, आदर्श पाठ, अनुकरण पाठ, उच्चारण अभ्यास, आदर्श पाठ, अनुकरण पाठ, उच्चारण अभ्यास, कठिन शब्दों का निवारण, मौन वाचन, विचार विश्लेषण, शामपट कार्य, पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन, गृह कार्य। अब है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। जीवन से संबद्धता का, पाठ चयन विभाजन का, स्वाभाविकता का, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, जनतंत्री व्यवहार का सिद्धांत, उत्प्रेरण का सिद्धांत, मानसिक सक्रियता का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत, समवाय का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों के प्रयोग का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सूत्र: अनिश्चित निश्चित की ओर, सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर या प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक। मातृभाषा। मातृभाषा माता से सीखी जाती है। प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। गांधी जी के अनुसार। टैगोर, मातृभाषा में सिखाना बालक का जन्मसिद्ध अधिकार है।
टैगोर का क्या जन्मसिद्ध अधिकार? राजभाषा सरकारी कार्य में प्रयोग होती है। हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 343 हिंदी राजभाषा होगी। सहायक राजभाषा अंग्रेजी होगी। लिपि देवनागरी। अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय मानक 1 तो 3। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955। राजभाषा आयोग 7 जून 1955। अध्यक्ष बीजी खरे। राष्ट्रभाषा किसी देश की 3 में से 2 जनता बोली जाती है। मतलब 3 लोग हैं, उनमें से यदि 2 लोग जो भाषा बोल रहे हैं, इसका मतलब वो राष्ट्रभाषा है। जैसे 300 में से 200, 3000 में से 2000, 3 लाख में से 2 लाख, 3 करोड़ में से 2 करोड़ और 30 करोड़ में से 20 करोड़ लोग यदि बोल रहे हैं वो भाषा, तो वो कौन सी होगी? राष्ट्रभाषा होगी। भाषा शिक्षण के सिद्धांत: जीवन से संबद्धता का सिद्धांत, पाठचयन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का, अभ्यास का, अनुकरण का, व्यक्ति का, अभिप्रेरणा का, बाल केंद्रितता का, नियोजन का, उद्देश्य निर्धारण का, जनतांत्रिक व्यवहार का, उत्प्रेरण का, मानसिक सक्रियता का, मूल्यांकन का, समवाय का और शिक्षण सूत्रों के प्रयोग का सिद्धांत। रामचंद्र शुक्ल कवियों की कसौटी गद्य है, तो गद्य की कसौटी निबंध। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कवियों की कसौटी गद्य और गद्य की कसौटी निबंध। हिंदी की सर्वप्रथम आधुनिक कहानी इंदुमती प्रकाशित हुई। हिंदी का प्रथम नाटक कहानी इंदुमती एक लड़की है, उसकी कहानी है। और आनंदगन एक लड़का है, आनंद रघुनंदन एक लड़का है जिसका नाटक। निगमन विधि के 2 रूप है, सूत्र विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। आगमन विधि के 2 रूप है, प्रयोग संयोग। आगमन का प्रयोग करो, बाद में संयोग करो। निगमन विधि का सूत्र बनाओ, किताब में लिखो, पाठ्यपुस्तक विधि। निगमन में सूत्र बना के किताब में लिखो, आगमन में प्रयोग करो, संयोग करो। संरचना उपागम का अन्य नाम है वाक्य गठन उपागम। संरचना उपागम, वाक्य गठन उपागम। ये हिंदी की शिक्षण विद्या पूरी हो गई।